झिलमिल तुरंत अपने पिता के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें पीछे खींच लिया। आप क्या करना चाहते हैं महोदय? झिलमिल के पिता मुस्कुराए और उसे एक ओर किया। हा 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 झिलमिल, यह तो स्वाभाविक है। अगर कोई अजनबी अचानक तुम्हारे जहाज पर आ जाए तो हैरानी तो होगी ही। उन्होंने दक्ष की ओर झुककर कहा, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं शेखर फड़के हूं और मैं एक भूत हूं। दक्ष की ड्रैगन्स आई सोल शार्ड अब भी सक्रिय थी और उसके अनुसार इस आदमी के पास आत्मा नहीं थी। आपको मेरा प्रकट होना अजीब लग रहा होगा। मुझे भी ठीक ऐसा ही लगा था जब मैं पहली बार कुहासों के समुद्र में आया था, और जब मैंने झिलमिल को देखा तभी यकीन हुआ कि मैं सचमुच मर चुका हूं। झिलमिल ने कहा, जब मैंने पापा को नाव पर देखा, उन्होंने बताया कि वे कई वर्षों से इस समुद्र में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल सके। शेखर फड़के धीरे से बोले, मुझे यह अनुमान पहले ही था। मैंने 100 वर्ष पहले के एक साहसी को देखा जो हाल के दशकों में मरा था। उसकी कब्र पर गया था और फिर उसे कुहासों के समुद्र में देखा। झिलमिल की आंखों में इच्छा और याचना झलक रही थी। दक्ष ने गहरी सांस ली और हमला नहीं किया। झिलमिल पहले ही ये सब बता चुकी है। दक्ष थोड़ा निराश हो गया। उसने सीप के सभी भ्रम बल से तोड़ दिए थे, पर यह एक ऐसी समस्या थी जिसे वह ब्रूट फोर्स से हल नहीं कर सकता था। शेखर फड़के ने कहा, जब मैं फिर से कुहासों के समुद्र में लौटा तो मुझे एक बात समझ आई। जो भी इस समुद्र में मरेगा वो इससे कभी बाहर नहीं जा सकेगा, बल्कि जो भी इसमें कदम रखेगा वह मरने के बाद यहीं लौट आएगा, एक भूत बनकर। क्या? झिलमिल चौंकी। अगर मैं या ये महोदय मर जाए तो हम भी भूत बन जाएंगे? बिल्कुल। कुहासों के समुद्र में कदम रखते ही इसकी रहस्यमय शक्ति का प्रभाव शुरू हो जाता है। उन्होंने दुखी होकर कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इसमें आओगी, पर तुम आ गई। झिलमिल मुस्कुराई। अगर मैं नहीं आती तो आपसे कभी बात नहीं कर पाती। शेखर फड़के ने अचानक झिलमिल का कान पकड़ लिया। ये आदमी कौन है? तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तुम्हारी मां कहां है? पापा, क्या कर रहे हो? इतने सालों बाद मिल रहे हो और अभी से सवाल जवाब शुरू कर दिए। झिलमिल चिढ़ी। जरूर करूंगा। कोई अजनबी तुम्हें ले जाए, ये कैसे सहन करूं? तुम्हारी मां कहां है? झिलमिल ने मुंह फुलाया और उन्हें एक ओर धकेला। जब आप बिना बताए चले गए, मां इतने दुख में थीं कि वे हार्ट ब्रेक से मर गईं। अब तो उन्हें गए भी सालों हो गए। शेखर फड़के एक कदम पीछे हटे, मानो बिजली गिर गई हो। क्या? उन्होंने सिर पकड़ लिया। सब मेरी गलती है। काफी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने सिर उठाया। तुम्हारी मां की मौत कैसे हुई? आपकी मौत की खबर सुनकर धीरे धीरे गुमसुम होती चली गईं। क्या गांव ने तुम्हारी देखभाल नहीं की? झिलमिल ने नाराज होकर कहा। देखभाल? अगर ये महोदय समय पर नहीं आते तो मैं अब तक समुद्र देवता के पेट में होती। शेखर फड़के ने दांत भींच लिए। इन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि वे तुम्हारी देखभाल करेंगे जब वे मुझे नया ठिकाना ढूंढने भेज रहे थे। मैं कसम खाता हूं। झिलमिल ने हाथ हिलाया। पापा, अब इसका कोई मतलब नहीं। हमें यह बताइए कि कुहासों के समुद्र के बारे में आपको और क्या पता है? शेखर फड़के ने सिर हिलाया। जब मैं जीवित था तब इस समुद्र को ठीक से नहीं समझ पाया, पर मरने के बाद यहीं घूमता रहा हूं। सबसे पहले यह जो धूसर कुहासा है वह समुद्र के केंद्र में स्थित एक विशाल सीप बनाती है। दक्ष ने भौहें चढ़ाईं। यानी इसके पीछे केवल वही सीप नहीं है? मेरे हिसाब से सीप तो इस पूरे तंत्र का बस एक हिस्सा है। वह हमें भ्रम दिखाती है, लेकिन कौन इन भ्रमों को सच्चाई में बदलता है? यह कुहासों के समुद्र की विशेष प्रकृति है। दक्ष सोचने लगा, अगर अन्य जातियां भी ऐसे भ्रम बना सकती हैं तो क्या वे इस समुद्र में अजेय बन सकती हैं? सिद्धांततः हां, लेकिन यहां बना कोई भी भोजन कुहासे में बदल जाता है। केवल कुछ जीवन रूप और तकनीकी उपकरण ही इससे अप्रभावित रहते हैं। क्यों? ये अभी तक अज्ञात है। वास्तव में दक्ष ने अब तक यहां केवल जीवों, नावों और जहाजों को ही देखा था। शेखर फड़के ने आगे कहा, वो सीप इन विशेषताओं का इस्तेमाल शिकार पकड़ने में करता है, लेकिन यही इस समुद्र की विशेषता नहीं है। इसके अलावा रुको, मेरे पास एक सवाल है, दक्ष ने कहा।
तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुम बस किसी सीप द्वारा बनाई गई माया नहीं हो जो हमें भ्रमित करने के लिए बनाई गई हो? शेखर फड़ के मुस्कुराए। इसका मतलब है कि अब तुम मेरी बातों पर विश्वास करने लगे हो, या शायद तुम ये चाह रहे हो कि मैं जो कह रहा हूं वो सच हो। अगर झिलमिल यहां ना होती तो मैं तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं करता। शेखर ने फिर से मुस्कान दी। तो मेरे अस्तित्व का बोझ है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं ये साबित नहीं कर सकता कि मैं माया नहीं हूं। सच कहूं तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं माया हूं या नहीं। आज तक मैं भी समुद्र के कुहासों के रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझ पाया हूं। मुझे इतना जरूर पता है कि ये माया अक्सर यादों पर आधारित होती है। हां, अगर मैं तुम्हें ऐसी बात बता दूं जो तुम दोनों में से कोई नहीं जानता, तो शायद मैं यह साबित कर सकूं कि मैं माया नहीं हूं। दक्ष ने गहराई से सोचा। तुम क्या प्रस्ताव रखते हो? शेखर ने झिलमिल की ओर देखा। झिलमिल, क्या मैंने तुम्हें तुम्हारी मां से मेरी पहली मुलाकात की कहानी बताई थी? झिलमिल ने आंखें घुमाई। हां, कई बार। और तुम्हारी मां के जन्मदिन की कहानी? हां। तुम्हारे जन्म की कहानी? हां, वो भी। शेखर ने सिर खुजाया। ओह, तो क्या मैं सच में माया ही हूं? थोड़ा सोचकर बोले, चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं मरा कैसे था। ये बात शायद तुम्हें नहीं पता होगी। झिलमिल को अपने पिता की मृत्यु की खबर केवल परोक्ष रूप से मिली थी, जब उनके चाचा उसके कुछ सामान वापस गांव लाए थे। शेखर ने फिर सिर खुजाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस दिन मर जाऊंगा। वो मेरा दूसरी बार तूफानों का समुद्र में प्रवेश था। झिलमिल की आंखें फैल गईं। तूफानों का समुद्र दूसरी बार? लेकिन वो तो निषिद्ध क्षेत्र है। तुमने वहां 2 बार क्यों जाने का जोखिम उठाया? पहली बार मैं जैसे तैसे वहां से बच निकला था। फिर कभी लौटने का मन नहीं था, लेकिन एक वजह थी। कुछ बहुत कीमती वहीं छूट गया था। क्या था इतना जरूरी कि अपनी जान जोखिम में डाल दी? मेरा एक साथी। साथी? सच कहूं तो पहली बार जब मैं वहां गया था, तब मेरे साथ 2 और लोग थे। एक वहीं मारा गया और दूसरा वहीं छूट गया। मुझे लगा कि वो मर गया होगा, लेकिन फिर उसने किसी अनोखे तरीके से मुझसे संपर्क किया। उसी की खातिर मैंने दोबारा तूफानों के समुद्र में प्रवेश किया। दक्ष ने पूछा, लेकिन इस बार तुम मारे गए? शेखर का चेहरा उदास हो गया। हां, वो मेरी आखिरी यात्रा थी। मैंने अपने साथी को बचा लिया, लेकिन खुद हमेशा के लिए समुद्र के कुहासों में फंस गया, आत्मा सहित। मुझे लगता है कि वही साथी मेरे सारे सामान गांव वापस लाया होगा। दक्ष ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सच है कि झिलमिल ने यह कहानी कभी नहीं सुनी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम असली शेखर हो। आखिर झिलमिल इस कहानी की सच्चाई कैसे परखेगी? इसका मतलब मैं अपनी पहचान साबित नहीं कर सकता। दक्ष ने एक और बात जोड़ी। एक और बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम आत्मा नहीं हो, क्योंकि आत्माओं में स्पिरिचुअल एसेंस होता है और तुम्हारे अंदर उसका एक अंश भी नहीं है। ओह, शायद ये अच्छा संकेत है। शायद मेरी आत्मा समुद्र में गहराई में विश्राम पा चुकी है। समुद्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा समुद्र देवता को लौट जाती है, लेकिन शेखर समुद्री देवताओं में विश्वास नहीं करता था। वो मानता था कि हर आत्मा समुद्र में समा जाती है। वो कड़वा मुस्कुराया। क्षमा करना, एक मानव के लिए मेरी बातों पर विश्वास करना मुश्किल होगा। नहीं, दक्ष ने शांत स्वर में कहा। इस समय मैं तुम पर भरोसा करने को तैयार हूं। शेखर चौंका। सच? क्यों? क्योंकि तुम पर विश्वास करने से मुझे कोई नुकसान नहीं है। अगर कुछ अजीब हुआ भी तो मैं उससे निपटने की ताकत रखता हूं। शेखर ने आभार से मुस्कुराया। तुम्हारा धन्यवाद। अब ये सब छोड़ो, कृपया समुद्र के कुहासों की अपनी खोज के बारे में बताओ। शेखर ने बताया, इन कुहासों में केवल माया को यथार्थ रूप देने की शक्ति ही नहीं है, बल्कि ये समय को भी पाश में बांध सकते हैं। जैसे तुमने झिलमिल को उस जहाज की कहानी सुनाई थी, दक्ष ने पूछा। बिल्कुल। जब मैं कुहासों से बाहर निकला था, मुझे लगा था कि मैंने जो देखा वो बस भ्रम था, लेकिन अब जब मैं स्वयं समुद्र का हिस्सा बन चुका हूं, मैंने जाना कि भूत भी इन समय चक्रों का हिस्सा बन जाते हैं। दक्ष ने गहराई से सोचा। वैसे
तुम अपनी आत्मा रूप में जहाज छोड़कर बाहर कैसे आ सकते हो? मैंने किसी और भूत को ऐसा करते नहीं देखा। मैं खुद नहीं समझ पाया हूं। शायद ये मेरी कोई विशेष क्षमता है जो मुझे जहाजों से बाहर निकलने देती है, और शायद झिलमिल से मेरा आत्मिक संबंध भी इसमें मदद करता है। शायद मैं जीवित रहते हुए इन भूतों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। क्या तुम स्थानांतरित हो सकते हो? इस समुद्र में तो स्पेशल डिस्टॉर्शंस हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे यहां आने में बहुत समय लग गया। अंत में दक्ष ने वो सवाल पूछा जो वह बहुत पहले से पूछना चाहता था। क्या तुमने कभी समुद्र के कुहासों में प्रवेश करते ही समय चक्र का अनुभव किया है? सिर्फ किसी जहाज पर नहीं, बल्कि प्रवेश करते ही? शेखर थोड़ा चौंका। लगता है तुमने समुद्र के कुहासों के सबसे गुप्त रहस्यों में से एक को पहचान लिया है। दक्ष ने अपने अनुभव साझा किए जो वह 2 बार पहले देख चुका था। वह जानता था कि अगर शेखर कोई माया है तो सीप को यह जानकारी पहले ही मिल चुकी होगी, इसलिए यह बताना सुरक्षित था। अगर शेखर असली आत्मा था तो शायद वो कोई मार्गदर्शन कर सके। शेखर बुदबुदाया, डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स। तुम मानव उन्हें ऐसे बुलाते हो, तो ये वही समुद्री देवता हैं। समुद्री और नाविक जातियां इन उच्चतम जीवों को समुद्र देवता कहती थीं। मनुष्यों की भाषा में ये डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स कहलाते हैं। सच कहें तो दक्ष को छोड़कर उस युग में शायद ही कोई हो जिसे पीक और डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स में अंतर पता हो। यहां तक कि तारामंडल सम्राट को भी यह ज्ञान नहीं था, क्योंकि जो भी इनसे टकराया वह जीवित नहीं बचा कि जानकारी बांट सके। शेखर एकदम रुके और बोले, क्या तुमने कभी यह वाक्य सुना है, सागर वही नहीं है और सूरज भी वही नहीं है? क्या मतलब कई संसार एक साथ अस्तित्व में हैं? दक्ष को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने सिर हिलाया। लगता है तुमने पहले ही इसके बारे में सुना है। शेखर प्रभावित हुए। हां, लेकिन और बताओ। शेखर ने आगे कहा, हमारे ब्रह्मांड में कई समानांतर जगत मौजूद हैं और उन सब को एक साथ बांधता है समुद्र। ये दुनिया एक ही समय रेखा पर चलती है, लेकिन उनमें सूक्ष्म अंतर होते हैं। पैरेलल वर्ल्ड्स, उन्होंने कहा। शेखर फड़ के चौंक पड़े। तो तुम समानांतर दुनियाओं के बारे में जानते हो? अपनी यात्राओं के दौरान मैंने 10 सूर्यों और 20 दुनियाओं की एक कथा सुनी थी। जो सूरज तुम हर दिन देखते हो वो भले ही एक जैसा दिखता हो, लेकिन वो अलग अलग दुनियाओं में घूमते रहते हैं। उसी तरह ये दुनियाएं बाहर से एक जैसी दिखती हैं, लेकिन अंदर से अलग और स्वतंत्र होती हैं। ये उस समानांतर दुनिया के सिद्धांत से थोड़ा अलग है जो मैंने सुना है। मेरी जानकारी के अनुसार हर निर्णय एक नई दुनिया को जन्म देता है, जैसे एक ऐसी दुनिया जहां मैं तुमसे मिलता हूं और एक जहां नहीं, और शायद एक ऐसी जहां तुम अब भी जिंदा हो। एक नहीं, अनगिनत दुनियाएं हैं। इस दृष्टांत में ब्रह्मांड एक पेड़ की तरह था, जिसमें हर शाखा और हर पत्ता एक अलग दुनिया थी। पास की दुनिया पास की शाखा पर थी, दूर की दुनिया दूर। झिलमिल ने हाथ उठाया। मिस्टर, आपने कहा कि हो सकता है कुछ दुनियाओं में आप मेरे पापा से मिले हों और कुछ में नहीं। झिलमिल को दोनों पुरुषों की बातचीत पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे सार जरूर समझ में आ रहा था। दक्ष की भौहें सिकुड़ गईं। तो क्या यह संभव है कि कालशंख ने मुझे एक दुनिया से दूसरी समानांतर दुनिया में भेज दिया हो? वो वाकई भयावह होता। दक्ष का मुख्य अनुमान था कि उसने जो कुछ देखा वह एक माया थी, लेकिन शेखर के शब्द उस विचार के विपरीत थे। दक्ष मानता था कि कालशंख ने उसे धुंध के समुद्र में 3 बार यात्रा शुरू करने को मजबूर किया, लेकिन अगर वो वास्तव में उसे समय रेखाओं के बीच ले गया हो और जो लाशों का कमरा उसने देखा वो वास्तव में उसकी ही अलग अलग समय रेखाओं की लाशें हों, दक्ष कांप उठा। वो इन विचारों को सोचने से भी डर रहा था। और अगर यह उसकी तीसरी कोशिश नहीं थी, अगर वो हजारों बार उस चक्र में फंसा हो लेकिन केवल 3 बार की यादें ही बची हों, अगर हर बार उसने यात्रा शुरू की लेकिन केवल 3 बार ही कालशंख तक पहुंच पाया, बाकी सभी बार मारा गया, उसकी शक्ति को देखते हुए दूसरी दुनिया में केवल असुर या खुद वही उसे मार सकते थे। कोई और जीवन रूप उसके लिए खतरा नहीं था।
क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और वो बाकी समानांतर दुनियाओं में मौजूद अपनी ही प्रतियों को मार रहा हो ताकि सभी दुनियाएं एक में समा जाएं? दक्ष ने पूछा। क्या एक ही दुनिया में मेरे कई रूप हो सकते हैं? शेखर ने सिर हिलाया। संभव नहीं लगता। क्यों नहीं? क्योंकि झिलमिल है। दक्ष को तुरंत समझ में आ गया कि शेखर का क्या मतलब था। झिलमिल हमेशा उसके साथ थी। एक तरह से झिलमिल उसके लिए समुद्र की धुंध में एक पहचान थी। समुद्र की धुंध में बाकी सब कुछ माया हो सकता था, लेकिन झिलमिल नहीं, क्योंकि उसमें आत्मा थी। सच है, झिलमिल सिर्फ एक है। तो क्या यह भी संभव था कि उसकी ड्रैगन की आंख वाली सोल शार्ड भी प्रभावित हुई हो? शायद नहीं, क्योंकि ये सोल शार्ड्स केवल दूसरी दुनिया तक सीमित नहीं थीं और इतनी आसानी से भ्रमित नहीं हो सकती। शेखर ने आगे कहा, और भी एक कारण है। ये जो तुम्हारे कहे अनुसार डिसास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे कालशंख, ये बेहद ताकतवर होते हैं, लेकिन फिर भी ये इस क्षेत्र के नियमों के अधीन होते हैं। किसी जीवन रूप को समय रेखा से बाहर ले जाना इनकी शक्ति से बाहर है। अगर कालशंख वाकई ऐसा कर सकता तो उसने अपनी ही दूसरी समय रेखा की प्रतियों को भी क्यों नहीं बुलाया? शेखर बोला, मेरा एक और अनुमान है कि कालशंख किसी तरह इन समय चक्रों का उपयोग करता है ताकि अपनी स्मृतियां किसी समानांतर दुनिया में भेज सके, लेकिन ये एक साइड इफेक्ट है, उसकी असली मंशा नहीं। ये बात तर्क संगत लगती है। शेखर ने कंधे उचका दिए। चाहे कालशंख की शक्ति कुछ भी हो, हमें बस दो काम करने हैं। पहला, इस समुद्र की धुंध से बाहर निकलना। एक अनुभवी खोजकर्ता की तरह शेखर शांत और स्थिर था। दक्ष ने सिर हिलाया। मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। कालशंख एक अनमोल खजाना था। क्या वो उसे यूं ही छोड़ सकता था? ऊपर से उसने जो नुकसान पहुंचाया उसका बदला तो जरूर लेना था। ये सब तभी खत्म होगा जब मैं कालशंख को मार दूंगा, दक्ष ने घोषणा की। शेखर ने सहमति में सिर हिलाया। दक्ष ने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि कालशंख मेरी स्मृतियां समानांतर दुनियाओं में भेजता है, बल्कि वो मुझे समय चक्र में फंसाता है। ये प्रभाव शायद सिर्फ तब होता है जब मैं उस 5 रंगीय धुंध के संपर्क में आता हूं, शायद मेरी ही शक्ति की वजह से। दक्ष के पास 21 डिसास्टर ग्रेड जीन फ्रैगमेंट्स थे, जिससे वो ऐसे जीवन रूपों के प्रभाव से काफी हद तक सुरक्षित रहता। हर बार चक्र दोहराता, झिलमिल अपनी यादें खो देती, लेकिन दक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता। जहाज अब एक भंवर के किनारे खिंच रहा था। दक्ष जहाज के अगले हिस्से पर उड़ गया और नंगे हाथों से उसे धकेलने की कोशिश की। इस बार जहाज क्रूज जहाज से नहीं टकराया, उसने एक अलग रास्ता लिया। शेखर बोला, मुझे पता है कालशंख कहां है, मुझे मार्गदर्शक बनने दो। एक अनुभवी गाइड की मदद से दक्ष, झिलमिल और शेखर ने जल्दी ही कालशंख को ढूंढ लिया। कालशंख के चारों ओर आकाश गंगा के युद्ध पोतों का एक पूरा बेड़ा खड़ा था, जिनके साथ असंख्य लोग नहीं, आत्माएं खड़ी थीं, जो कभी मर चुकी थीं। तारामंडल सम्राट, शौर्य, शत्रुवंशी राज्य, विक्रमादित्य राज्य, मुस्कान परिवार की मुसीयू, वे सभी जिन्हें दक्ष ने स्वयं मारा था, पानी से उठ खड़े हुए और युद्ध पोतों के साथ खड़े हो गए। तारामंडल सम्राट ने अपने हाथ में कंपास थामा हुआ था। दक्ष, हम फिर मिले, शत्रुवंशी राज्य ने होंठ चाटते हुए कहा। तुम्हारा शरीर वाकई आकर्षक है, जीवन में उसे न पा सका, लेकिन मृत्यु में जरूर लूंगा। मुस्कान परिवार की मुसी यूं चीखी, दक्ष, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। इन सभी पुनर्जीवित आकृतियों में एक बात समान थी, उनकी आंखें नहीं थीं, केवल खाली गड्ढे थे जहां उनकी आंखें होनी चाहिए थीं। दक्ष ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मरे हुए मरे ही रहने चाहिए। युद्धपोतों ने दक्ष पर हमला किया। लेजर किरणें बिजली के तूफान की तरह बरसने लगीं। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी फेड। दक्ष की मुट्ठी से एक काला नाग किरणों की ओर लपका। हमें मत भूलो। शत्रुवंशी, विक्रमादित्य, मुसीयू और बाकी सभी विरोधियों ने भी अपनी तकनीकें दक्ष की ओर दागी। तुम सब पहले हार चुके हो और अब फिर हारोगे। उसकी तलवारें तूफान की तरह युद्ध भूमि में घूमी और उसके दुश्मनों को चीर डाला। आकाश गंगा के युद्धपोत आकाश से गिरकर जलने लगे। केवल तारामंडल सम्राट ही दक्ष के हमले को रोक पाया। फिर भी
उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और उससे निरंतर धुंध निकल रही थी। दक्ष अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो तारामंडल सम्राट, जिसके साथ वह पहले बराबरी से लड़ा करता था, अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इन सभी पुनर्जीवित आकृतियों में एक बात समान थी। उनकी आंखें नहीं थीं, केवल खाली गड्ढे थे जहां उनकी आंखें होनी चाहिए थीं। दक्ष ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मरे हुए मरे ही रहने चाहिए। युद्धपोतों ने दक्ष पर हमला किया। लेजर किरणें बिजली के तूफान की तरह बरसने लगीं। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी फेड। दक्ष की मुट्ठी से एक काला नाग किरणों की ओर लपका। हमें मत भूलो, शत्रुवंशी, विक्रमादित्य, मुसियू और बाकी सभी विरोधियों ने भी अपनी तकनीकें दक्ष की ओर दागीं। तुम सब पहले हार चुके हो और अब फिर हारोगे। उसकी तलवारें तूफान की तरह युद्धभूमि में घूमी और उसके दुश्मनों को चीर डाला। आकाश गंगा के युद्धपोत आकाश से गिरकर जलने लगे। केवल तारामंडल सम्राट ही दक्ष के हमले को रोक पाया। फिर भी उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और उससे निरंतर धुंध निकल रही थी। दक्ष अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो तारामंडल सम्राट, जिसके साथ वह पहले बराबरी से लड़ा करता था, अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तारामंडल सम्राट के हाथों में मौजूद कंपास घूमने लगा और आकाश से हजारों तारे गिरने लगे। द बाउंडलेस ब्लेड, यॉर्निंग वेव। दक्ष की तलवार तकनीक समुद्र की असीम प्रकृति को समेटे हुए थी। एक ज्वार भाटा आकाश की ओर उठा और उन तारों को टुकड़ों में तोड़ डाला। सम्राट ने अपने कंपास की मदद से एक पारदर्शी ढाल बनाई। जैसे ही दक्ष की तलवार ऊर्जा उस ढाल से टकराई, कंपास पर एक गहरी दरार पड़ी और वह दो टुकड़ों में टूट गया। तारामंडल सम्राट के शरीर से अंधकार फूट पड़ा। उसकी त्वचा पर आंखें और मुंह उभर आई। उन आंखों की पुतलियां इतनी गहरी थीं, मानो वे किसी गहराई से भी गहरी थीं, भ्रष्टता और अराजकता से भरी हुई। रून, रेजोनेट। दक्ष ने चारों रनिक टैबलेट्स सम्राट पर फेंके। उन्होंने एक साथ कंपन करना शुरू किया और एक ऐसा क्षेत्र बनाया जिसमें बाहर और भीतर सब कुछ सम्मिलित था। परंतु इससे पहले कि यह संरचना पूरी शक्ति में पहुंच पाती, टैबलेट्स रुक गए। उस स्थान को गाढ़े, चिपचिपे जैसे असंख्य टेंटिकल्स ने भर दिया था। फर्स्ट फॉर्म, पार्टिंग द रिवर। दक्ष की तलवार की धार से प्रकाश फूटा और तलवार ऊर्जा की एक किरण आकाश की ओर उठी। उस तलवार ऊर्जा ने अंधकार को चीर डाला। हवा में एक तूफान सा बन गया जिसने युद्धपोतों को किनारे धकेल दिया। थोड़े प्रयास के बाद युद्धपोत स्थिर हुए। कुछ ने दक्ष पर मिसाइलें छोड़ी, कुछ ने लेजर बीम और कुछ ने स्टार ब्रेक एनिहिलेटर्स तक का उपयोग किया। शैडो एंड लाइट। एक पल में ही दक्ष गायब हो गया। वह युद्धपोत से युद्धपोत की ओर भागा, आकाश में अपनी परछाइयां छोड़ते हुए, और अंततः काल शंख के सामने प्रकट हुआ। उसके पीछे युद्धपोत विस्फोटों में बिखर रहे थे, मानो सैकड़ों सूरज आकाश में फूट पड़े हों। विशाल काल शंख ने अपने खोल को बंद कर लिया और पानी में वापस छुपने की कोशिश की, यह समझते हुए कि दक्ष को उकसाना खतरनाक है। दक्ष ने अपने ब्लड एंट और ड्रैगन वोल्फ सोल शार्ड्स को सक्रिय किया और कुछ ही क्षणों में काल शंख को चकनाचूर कर दिया। अब उसकी नजर समुद्र की सतह पर थी, वहीं उसका असली निशाना छुपा था, आपदा स्तरीय काल शंख। द बाउंडलेस ब्लेड, द रिवर ले थे। अंधकारमय जल की एक नदी प्रकट हुई जिसमें अधोलोक की भटकी आत्माएं तैरती प्रतीत हो रही थीं। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, सोर के साथ मिलकर दक्ष ने समुद्र की सतह को चीर डाला, जिससे आदिम शक्ति की लहरें बाहर आईं। रत्न जड़ा हुआ कालशंख धीरे धीरे समुद्र से बाहर आया और एक बहुरंगी धुंध हवा में फैलने लगी। दक्ष की तलवार ऊर्जा को एक और तलवार ऊर्जा ने रोका, ठीक उसी प्रकार की जैसी दक्ष की थी। जैसे ही धुंध हटी, दक्ष ने देखा उसके सामने खड़ा था वह स्वयं। मैंने सोचा था कि शायद मैं स्वयं अपना दुश्मन बन जाऊं, पर इसे देखकर भी झटका लगा। दूसरे दक्ष ने अपनी तलवार उठाई। तेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं, तू भी उन्हीं लाशों की तरह मरेगा जो उस युद्धपोत में पड़ी थीं। द बाउंडलेस ब्लेड, ड्रैगन्स व्राथ। दो रक्त लाल ड्रैगन हवा में गूंजते हुए एक दूसरे से भिड़े। ले ये सेकेंड फॉर्म, पियर्सिंग द सोल।
दक्ष ने आत्मा ऊर्जा अपनी तलवार में डाली और वह तलवार चमकने लगी, परंतु उसका भूतिया रूप जिसमें आत्मा नहीं थी, यह तकनीक नहीं चला सका। दक्ष की तलवार ने नकली दक्ष के कंधे को काटा, लेकिन वह हंस पड़ा। कैसे चुभेगी तेरी तलवार मेरी आत्मा में, जब मेरी आत्मा है ही नहीं। नकली दक्ष की ऊर्जा उसकी तलवार में बहने लगी। ब्लेड ऑफ द हेवंस, द सी स्वेल्स। ऊर्जा की लहरों ने एक सुनामी की तरह क्षेत्र को हिला डाला। दक्ष ने भी वही तकनीक अपनाई जिससे समुद्र और आकाश फट पड़े और धुंध का अस्तित्व मिट गया। नकली दक्ष का शरीर अस्थिर हो गया। समुद्र की धुंध उसे आकार और शक्ति देती थी, पर उसकी सीमा भी थी। दक्ष ने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का उपयोग किया, ब्लेड्स रिवर्बरेट। उसके चारों ओर एक रक्त ड्रैगन घूमने लगा। उसकी तलवार ऊर्जा की लहरों से भरने लगी। रक्त का एक ड्रैगन काली लहरों के साथ फूट पड़ा। नकली दक्ष ने वही तकनीक चलाने की कोशिश की, पर वो उस सीमा को पार नहीं कर सका। रक्त ड्रैगन उसकी ओर लपका और बहुरंगी धुंध को भी छिन्न भिन्न कर दिया। तभी कालशंख के भीतर से एक ड्रैगन का पंजा निकला और उस वार को रोक लिया। समुद्र शांत हो गया। ऊपर से सूरज की किरणें चमकने लगीं और समुद्र गहरा नील हो गया। रत्न जड़ा कालशंख पूरी तरह खुल गया और उससे एक भव्य बारोक शैली का महल प्रकट हुआ। उस महल के भीतर एक ड्रैगन था। उसके सिर पर हिरण जैसे सींग थे, गर्दन पर गहरी लाल अयाल थी, नीली चमकदार त्वचा, पन्ना जैसी हरी आंखें और विकराल दांत। वह कभी सच्चा प्रतीत होता, कभी भूत जैसा, मानो इस दुनिया से भी परे हो और उसी का हिस्सा भी। दक्ष ने भी वही तकनीक अपनाई जिससे समुद्र और आकाश फट पड़े और धुंध का अस्तित्व मिट गया। नकली दक्ष का शरीर अस्थिर हो गया। समुद्र की धुंध उसे आकार और शक्ति देती थी, पर उसकी सीमा भी थी। दक्ष ने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का उपयोग किया, ब्लेड्स रिवर्बरेट। उसके चारों ओर एक रक्त ड्रैगन घूमने लगा। उसकी तलवार ऊर्जा की लहरों से भरने लगी। रक्त का एक ड्रैगन काली लहरों के साथ फूट पड़ा। नकली दक्ष ने वही तकनीक चलाने की कोशिश की, पर वो उस सीमा को पार नहीं कर सका। रक्त ड्रैगन उसकी ओर लपका और बहुरंगी धुंध को भी छिन्न भिन्न कर दिया। तभी कालशंख के भीतर से एक ड्रैगन का पंजा निकला और उस वार को रोक लिया। समुद्र शांत हो गया। ऊपर से सूरज की किरणें चमकने लगीं और समुद्र गहरा नील हो गया। रत्न जड़ा कालशंख पूरी तरह खुल गया और उससे एक भव्य बारोक शैली का महल प्रकट हुआ। उस महल के भीतर एक ड्रैगन था। उसके सिर पर हिरण जैसे सींग थे, गर्दन पर गहरी लाल अयाल थी, नीली चमकदार त्वचा, पन्ना जैसी हरी आंखें और विकराल दांत। वह कभी सच्चा प्रतीत होता, कभी भूत जैसा, मानो इस दुनिया से भी परे हो और उसी का हिस्सा भी। यह शायद आपदा स्तरीय कालशंख का मूल रूप है। नहीं, अब इसे आपदा स्तरीय कालशंख ड्रैगन कहना चाहिए। उस ड्रैगन ने अपने चारों ओर बहुरंगी धुंध फैलाई। जैसे ही उसने अपनी सुनहरी पंजे से हवा को छुआ, एक सुनहरी किरण दक्ष की ओर बढ़ी, जिसे वह फुर्ती से बच गया। वह सुनहरी किरण धुंधों के समुद्र से निकलकर आकाश की ऊंचाइयों तक जा पहुंची। ब्लेड्स एक्सटिंग्विश। आध्यात्मिक ऊर्जा चमकदार लहरों में बदली। एक सुनामी की तरह वे लहरें कालशंख ड्रैगन की ओर दौड़ पड़ीं। कालशंख ड्रैगन ने उस हमले से बचते हुए पलक झपकते ही दक्ष की पीठ के पीछे टेलीपोर्ट कर लिया और एक सुनहरी पंजा झपटते हुए नीचे गिराया। दक्ष मुड़ा। एक हाथ से उसने तलवार से वार रोका और दूसरे हाथ से पलटवार किया। कालशंख ड्रैगन की पूंछ ने उस हाथ को निशाना बनाया और तलवार को लपेटकर छीनने की कोशिश की, लेकिन समय की अजेय ऊर्जा से उसकी पूंछ सड़ने लगी। समय का गुजरना। दुर्भाग्यवश आपदा स्तरीय जीव तो पहले से ही समय के पार होते हैं। शैडो एंड लाइट। दक्ष ने अपनी तलवार की समझ का प्रयोग करते हुए समय की गति को अंतरिक्ष के माध्यम से चित्रित किया। समय एक निश्चित मात्रा था, लेकिन वह विभिन्न स्थानों पर अलग अलग दर से बहता था। दक्ष ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, उसने अपने समय प्रवाह को अत्यधिक बढ़ा दिया और देखते ही देखते कालशंख ड्रैगन पर तीव्र हमलों की बौछार कर दी। यह तकनीक काफी हद तक तारामंडल सम्राट के जैसी थी, लेकिन दक्ष की तकनीक केवल युद्ध में उपयोगी थी, जबकि तारामंडल सम्राट की समय युक्ति युद्ध के बाहर भी काम आती थी।
इसी के चलते वह एक साथ कई अनुसंधान और युद्ध क्षमता बनाए रख पाता था। जहां बाकी लोगों के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, वहीं तारामंडल सम्राट उन 12 घंटों को खींचकर 60 घंटे बना देता था। इसलिए वह अनुसंधान और कल्टीवेशन दोनों बनाए रख पाता। दक्ष की तलवार तकनीक केवल युद्ध में प्रयोज्य थी, लेकिन थोड़े समय के लिए वह अपार शक्ति प्रदान करती थी। काल शंख ड्रैगन इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह जवाब भी नहीं दे पा रहा था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और वह पीछे हटने तक में असमर्थ था। धुंध में बदलकर भागने की तो बात ही छोड़िए, उसके घावों से इंद्रधनुषी धुंध निकलने लगी। दक्ष को उस धुंध से कुछ शंका हुई और वह तुरंत पीछे हटा। उसने एक और कोण से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उसके पीछे एक विशालकाय छाया प्रकट हुई, पहाड़ से भी ऊंची, इतनी बड़ी कि सूर्य और सब कुछ ढक गई। एक प्राचीन और कालजयी आवाज, जिसने न जाने कितने युगों का उतार चढ़ाव देखा था, हवा में गूंज उठी। वह किसी व्हेल की पुकार और ड्रैगन की चीख की तरह थी। उस छाया ने अपना विशाल मुख खोला और इतनी तीव्रता से हवा खींची कि आकाश में एक बवंडर बन गया। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा। भंवर तानाशाह पूरे वैभव में प्रकट हो गया था। दक्ष चौंक गया कि कालशंख ड्रैगन ने एक आपदा स्तरीय जीव की नकल कैसे कर ली। भंवर तानाशाह चमकती लाल रोशनी में नहाया हुआ था, जैसे एक उज्जवल लाल सूर्य जिसने बादलों को चीरकर किरणें फैला दी हों। आकाश धधकता प्रतीत हो रहा था और नीचे का नीला समुद्र मानो लालिमा में रंग गया था। दफा हो जा। दक्ष ने तलवार से भंवर तानाशाह को 2 टुकड़ों में काट दिया। जब से उसने भंवर तानाशाह के डिजास्टर जीन फ्रैगमेंट्स, जीन पॉइंट्स को आत्मसात किया था, उसकी युद्ध क्षमता काफी बढ़ गई थी। पहले उसे हराने में बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन अब वह दक्ष के लिए कोई खतरा नहीं था। जैसे ही उसने अपना गोल्डन खिलिन रूप सक्रिय किया, आकाश की लालिमा गायब हो गई और उसकी जगह स्वर्णिम आभा ने ले ली। उसके शरीर पर सुनहरा कवच चमक उठा, उसके सिर पर सींग उगाए, उसके चारों ओर सुनहरी लपटें थीं जो एक पवित्र आभा उत्पन्न कर रही थीं। उसके पीछे एक काला सूर्य और पैरों तले एक रक्त रंजित चंद्रमा था। वह मानो स्वर्ग से उतरा कोई देवता लग रहा था। समुद्र में सुनहरी लहरें उठने लगीं और आकाश सागर का मिलन रेखा पर हो रहा था। धूसर धुंधें गायब हो चुकी थीं और हर दिशा में सिर्फ स्वर्णिम प्रकाश फैल चुका था। पूरी दुनिया मानो उस सूर्य के चारों ओर घूम रही थी, जिसे लोग अब दक्ष कहते थे। शेखर फड़के को लगता था कि वह अनुभवी यात्री है, जिसने कई विचित्र जीवों का सामना किया है, लेकिन दक्ष उसे बार बार चौंका देता था। ये आखिर है क्या? दक्ष की दृष्टि कालशंख ड्रैगन पर पड़ी। जैसे ही उसकी ड्रैगन आंखों ने उसे देखा, कालशंख ड्रैगन कांपने लगा, मानो भागने ही वाला हो। लेकिन अगले ही क्षण उसे सामने दक्ष खड़ा मिला, जैसे वह उसकी हर चाल को पढ़ चुका हो। अब वह इतना तेज हो गया था कि उसकी गति को देख पाना भी असंभव था। कालशंख ड्रैगन ने बहुरंगी धुंध छोड़ी, लेकिन उसी पल एक तलवार वार ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन विश्व की चेतना की आवाज नहीं गूंजी। दक्ष का चेहरा कठोर हो गया। उसने समुद्र और आकाश को देखा तो पाया कि कालशंख गायब हो गया था। यानी वह कालशंख ड्रैगन असली नहीं था, बल्कि एक भ्रम था जो असली कालशंख ने बनाया था। लेकिन कालशंख ये समझने में बहुत भोला था कि वह दक्ष की पकड़ से बच पाएगा। दक्ष को यह भी जानने की जरूरत नहीं थी कि वो कहां गया है, उसने बस तलवार झटका। 9 सोल ड्रैगनब्लेड, 3rd फॉर्म, सेपरेटिंग अर्थ एंड स्काई। दक्ष की तलवार ने क्षैतिज वार किया। सफेद प्रकाश ने समुद्र और आकाश को चीर डाला, क्षितिज को काट दिया। उस वार की काली सफेद ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। सफेद ऊर्जा आकाश की ओर गई और काली ऊर्जा से समुद्र कांप उठा। पूरा संसार हिल गया। जहां पहले क्षितिज था, वहां अब शून्य और अराजकता का विस्तार हो गया, जिसने धुंधों के समुद्र को फाड़ दिया। तूफानों के समुद्र में फैले सारे स्पेशियल डिस्टॉर्शंस कटकर बिखर गए और कालशंख हवा में आ गिरा। दक्ष मुस्कुराया। मिल गया तू। उसने अपनी भयावह शक्ति का उपयोग करके कालशंख को छिपने की जगह से घसीट कर निकाल दिया। कालशंख के सीप पर एक गहरी दरार थी, जो उसकी बहुमूल्य सजावट के बीच चुभती हुई लग रही थी।
यदि दक्ष का वार केवल कालशंख पर पड़ता तो वह सीधा उसे दो भागों में बांट देता। कालशंख कांपने लगा और उसके खोल से बहुरंगी धुंध फूट पड़ी। एक और क्षैतिज वार के साथ दक्ष ने कालशंख का खोल खोल डाला। इस बार दक्ष ने आखिरकार उस आपदा स्तरीय जीवन रूप कालशंख का असली रूप देख ही लिया। शंख के भीतर एक बार फिर वह भव्य महल प्रकट हुआ जिसमें केवल एक ही जीवन रूप मौजूद था। इंद्रधनुषी धुंध ने उसके पारदर्शी शरीर को ढक रखा था, जिसकी बनावट जिलेटिन जैसी थी। न उस पर कोई शल्क था और न ही पंजे। कालशंख ने एक कमजोर और नाजुक आंतरिक संरचना से बचाव के लिए मजबूत रक्षा विकसित की थी। इस आपदा स्तरीय कालशंख की माया उत्पन्न करने की शक्ति ने दक्ष को इस भ्रम में डाल दिया था कि जैसे उसने विकास के बाद वह कमजोरी खो दी हो। आखिरकार आपदा स्तरीय जीवों की कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं होती। यही वजह थी कि दक्ष ने स्वाभाविक रूप से सोचा था कि जो मायावी क्लैमशेल ड्रैगन दिखाई दे रहा था वही असली कालशंख है। लेकिन अब सच्चाई उसके सामने थी। पिछले अनुभव को देखते हुए यह अनुमान उसे पहले ही लगाना चाहिए था। आपदा स्तरीय विकास नाटकीय तो होता है, लेकिन इतना नहीं कि एक क्लैम कालशंख अपना खोल ही त्याग दे। यही वजह थी कि वह कालशंख बार बार धुंध से भरे समुद्र की विशेषताओं का उपयोग कर दक्ष से सीधे टकराने से बचता रहा। उसकी प्रवृत्ति ही उसे कमजोर जीवन रूपों पर हमला करने की ओर ले जाती थी, जिन्हें वह अपनी माया से मार डालता था। जो थोड़े मजबूत होते उन्हें थका कर मारता और जो बेहद शक्तिशाली होते उन्हें धुंध से भरे समुद्र की अंतरिक्षीय विकृतियों के जरिए बाहर निकाल देता। यह धुंध ही कालशंख की सबसे बड़ी रक्षा थी। किसी मायने में यह कमजोर आपदा स्तरीय कालशंख भंवर तानाशाह से भी ज्यादा परेशान करने वाला था और किसी मायने में तो पूरी सूरा जाति से भी ताकतवर। कालशंख सीधे संघर्ष से बचता रहा क्योंकि वह जानता था कि ऐसी स्थिति में वह बुरी तरह हार जाएगा। दक्ष के सामने जिसे वह हरा नहीं सकता था, वह बार बार भागता रहा। पहली बार जब दक्ष आया तो कालशंख ने अपने पीक ग्रेड समकक्ष की बलि देकर बचने की कोशिश की। जब दक्ष ने उस धोखे को तोड़ डाला तभी उसने इंद्रधनुषी धुंध छोड़ी। दूसरी बार उसने फिर से दक्ष को अपनी धुंध से मोहित करने की कोशिश की। तीसरी बार उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था, उसे लड़ना ही पड़ा। जो मायावी क्लैमशेल ड्रैगन था वही कालशंख का आदर्श रूप था। वह पंजों की कामना करता था जो आकाश को चीर सकें, एक ऐसा शरीर जो हवा में उड़ सके। शक्तिशाली हमले, एक मजबूत शरीर, अद्भुत गति, शारीरिक हमलों से प्रतिरक्षा, यही उसका सपना था। कालशंख इन वर्षों में इकट्ठा की गई शक्ति से खुद के लिए एक आदर्श शरीर बनाना चाहता था, लेकिन फिर वह दक्ष से टकरा गया। कालशंख कांपते हुए बोला, तुम चाहते क्या हो? दक्ष थोड़ा चौंका। वह जानता था कि आपदा स्तरीय जीवन रूप मनुष्यों जितना बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उसने आज तक किसी को बोलते नहीं सुना था। हालांकि उसकी शक्ति की प्रकृति को देखते हुए दक्ष को सब समझ आ गया। तुम मुझसे माया के जरिए बात कर रहे हो, है ना? यह वह माया थी जिसे कालशंख दिखाना चाहता था, लेकिन यह असल में उससे बात करने जैसा ही था। कालशंख गिड़गिड़ाया, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कृपया मुझे माफ कर दो। हाँ, अगर मैं कमजोर होता तो क्या तुम मुझे इतनी आसानी से जाने देते? दक्ष ने तीखा उत्तर दिया। वह यहां आपदा स्तरीय जीवन रूपों का शिकार करने आया था और उसने ठान लिया था कि वह अपने शिकार को नहीं छोड़ेगा। एक ही वार में दक्ष ने कालशंख का अंत कर दिया। आपने एक आपदा स्तरीय मिस्ट मेल्ड कालशंख को मार डाला है और उसका डेविल सोल प्राप्त किया है। इसके मांस के सेवन से आपको 1 से 10 पीक जीन फ्रैगमेंट्स मिल सकते हैं। दक्ष की आंखें चमक उठीं। हाल ही में उसकी किस्मत शानदार रही थी। जैसे ही उसने सोल शार्ड को सक्रिय किया, उसकी ड्रैगन की आंखों की पुतलियां इंद्रधनुषी प्रकाश की परतों में बदल गईं। रहस्यमयी, सम्मोहक। उसके शरीर से इंद्रधनुषी धुंध निकलने लगी जब उसने अपनी जुड़वांव तलवारें बाहर निकाली। वह इस डेविल सोल की उपयोगिता को कुछ हद तक समझ चुका था। यह उसे दूसरों को सम्मोहन में डालने और कालशंख जैसी इंद्रधनुषी धुंध उत्पन्न करने की शक्ति देता था। दक्ष ने कालशंख के शरीर को चीरते हुए एक चमकता हुआ रत्न निकाला।
जो प्रकाश से नहाया हुआ था। उस रत्न के भीतर घूमती धुंध की लयबद्ध चाल इतनी सुंदर थी कि दक्ष को लगा मानो वह स्वर्ग से आई हो। एक ही नजर ने दक्ष के मन को उलझा दिया, जैसे वह रत्न में खिंचता जा रहा हो। हालांकि दक्ष की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने खुद को तुरंत संभाल लिया, पर अनुभव थोड़ा हिला देने वाला था। एक सामान्य व्यक्ति की चेतना शायद सिर्फ एक नजर में उस कोर में फंस जाती। उसने लंबी सांस ली, रत्न को संभाला और अपना गोल्डन खिलन रूप समाप्त कर दिया। काल शंख से लड़ा गया यह युद्ध शक्ति का नहीं बल्कि इच्छा शक्ति का संग्राम था। अगर वह एक पल भी ढीला पड़ता तो शायद मारा गया होता। अगर उसने पहले भंवर तानाशाह को हराकर आपदा स्तरीय विकास नहीं किया होता तो शायद वह इस काल शंख के हाथों पहले ही मारा जा चुका होता। उसकी तकनीक 9 सोल ड्रैगन ब्लेड, थर्ड फॉर्म, सेपरेटिंग अर्थ एंड स्काई ने पूरे समुद्र की धुंध को हटा दिया था, और वह दोनों काल शंख जो इसके लिए जिम्मेदार थे अब मर चुके थे। अब यह समुद्र खतरनाक नहीं रहा। सूरज पूरे तेज से चमक रहा था और समुद्र सुनहरे प्रकाश से झिलमिला रहा था। पानी आसमान जितना नीला और पारदर्शी हो गया था। अब वहां एक भी बादल नहीं था। दक्ष ऊपर देखकर मुस्कुराया। उसने तो इस समुद्र में धूप देखे कई दिन हो चुके थे। मत जाओ पापा, एक कांपती हुई आवाज आई। दक्ष ने मुड़कर देखा। झिलमिल अपने पिता शेखर फड़के को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जिनका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। जैसे ही दक्ष ने समुद्र की सारी धुंध को समाप्त किया, शेखर भी अपना शरीर बनाए रखने की ताकत खो बैठे। उन्होंने झिलमिल के सिर पर हाथ फेरा। मत रो, मुझे तुम्हें फिर से देखने का मौका मिला, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मेरी आत्मा को मुक्त हो जाने दो। हमेशा के लिए इन धुंधों में कैद रहना कोई आशीर्वाद नहीं होता। दक्ष थोड़ा खिन्न था, शेखर की विदाई से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह अब भी सी ऑफ मिस्ट्स की रहस्यमयी शक्ति को पूरी तरह नहीं समझ सका था। उसे भविष्य में इस रहस्य को कालशंख के डेविल सोल के जरिए समझना होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हारी मां से मिलने जा रहा हूं। सोच रहा हूं इस बार वो कैसे डांटेगी मुझे। शेखर मुस्कुराए। उन्होंने झिलमिल को गले लगाया और कान में फुसफुसाए, अपना ध्यान रखना और आसपास के लड़कों से सतर्क रहना। यह लड़का जिसके साथ तुम घूम रही हो ताकतवर तो है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे यूं ही अपना सब कुछ सौंप दो, समझी। झिलमिल ने शर्म से सिर झुका लिया। शेखर ने दक्ष की ओर देखा। क्या मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर सकता हूं? दक्ष ने सिर हिलाया। निश्चिंत रहिए, सूरा जगत में उसे कोई चिंता नहीं होगी। झिलमिल का चेहरा और भी लाल हो गया। शेखर मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए विलीन हो गए। करीब 10 मिनट बाद वह पूरा कोर धीरे धीरे नरम पड़ गया। दक्ष ने अपने हाथों में वह क्रिस्टल जैसा बहुरंगी गोला पकड़ा, एक चमकदार कला का टुकड़ा जिसमें उसकी आत्मा तक जुड़ती कोई जानी पहचानी अनुभूति थी, मानो वो उसका ही कोई हिस्सा हो। यह अनुभूति आते ही दक्ष अपने भीतर उठते आवेग को रोक ना सका और उसने पूरा कोर निगल लिया। जैसे ही कोर उसके गले से नीचे गया, उसकी पेट में एक भारी ऊर्जा का गुच्छा जमा हो गया और फिर वह ऊर्जा फट पड़ी। तुरंत ही दक्ष का शरीर उबली हुई झींगा मछली की तरह लाल हो गया। उसके खून में उबाल आ गया और उसके शरीर से इंद्रधनुषी रोशनी फूटने लगी। आंख, कान, मुंह और हर छिद्र से वो स्वयं एक चमचमाता रत्न बन गया जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता। उसके चारों ओर की धुंधें जैसे औरोरा बन गई हों। हरे बैंगनी, सफेद, सुनहरे, नीले, चांदी रंगों की चमकती हुई पट्टियां। सूर्य जैसी ऊर्जा उसकी आंखों और मुंह से बहती हुई उस इंद्रधनुषी धुंध से मिल गई। दो शक्तियां, सूर्य ऊर्जा और क्लैम के कोर से उत्पन्न बहुरंगी ऊर्जा आपस में टकराएं, एक दूसरे से जूझीं और अंततः अविभाज्य रूप से एक दूसरे में घुल गई। यह ऊर्जा दक्ष के रोम रोम में समा गई। धुंधें चारों ओर घूमने लगीं, जैसे रंग बिरंगे रेशमी रिबन आकाश में लहराते हों। ये दक्ष के चारों ओर चक्कर काटती, एक रंगीन विस्फोट का दृश्य रचती, जिसे देख कोई भी मान ले कि जीवन का सारा रहस्य इन रंगों में समाया हो। उस प्रकाश ने
दक्ष की आंतरिक सूर्य ऊर्जा को और प्रखर बना दिया। साथ ही वह ऊर्जा नए डिजास्टर ग्रेड जीन फ्रैगमेंट्स को उसके शरीर में समाहित कर रही थी। दिमाग लगभग चेतना खोने के कगार पर था, लेकिन दक्ष ने अपनी टेक्निक 9 कार्क ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लिया। वह ऊर्जा से लबरेज था और उसका चक्र अब सिर्फ आधे मिनट में पूरा हो रहा था, जबकि पहले इसमें घंटों लगते थे। यह चमत्कारिक परिवर्तन उसे स्वयं भी हैरान कर गया। अब तक उसने 21 डिसास्टर जीन फ्रैगमेंट्स पहले ही समाहित कर लिए थे और उसका शरीर अब किसी तरह इस बोझ को संभाल पा रहा था। लेकिन इस बार यह ऊर्जा केवल उसके शरीर पर नहीं, बल्कि दिमाग और मानसिक ऊर्जा पर भी असर डाल रही थी। वह इंद्रधनुषी प्रकाश अब उसके सिर और सोल स्पेस की ओर बहने लगा। उसका मस्तिष्क जैसे फटने ही वाला था। दक्ष ने सिर पकड़ लिया और जमीन पर लौट गया। दर्द में कराहते हुए उसकी चेतना मुश्किल से ही बची हुई थी। यह डिजास्टर ग्रेड एनर्जी उसके मानसिक अवयवों को बदल रही थी, चेतना को जकड़ रही थी। अगर दक्ष ने पिछले 2 जीवन में आत्मा को मजबूत न किया होता, तो शायद उसकी चेतना इस हमले से मिट ही जाती और फिर शायद उसकी जगह कोई और चेतना समा जाती, कोई अनजानी, पराई। उसने अपने सोल की शक्ति से उस ऊर्जा को रोकने की कोशिश की, लेकिन दिमाग शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। जैसे जैसे ऊर्जा मस्तिष्क में बढ़ी, सोचने की क्षमता धुंधली होती गई। दिमाग जैसे एक गुब्बारा हो जिसे क्षमता से 2 गुना फुला दिया गया हो। उसके मस्तिष्क की कोशिकाएं ऊर्जा को निगलने लगीं, जैसे जानती हों कि अगर न निगली तो नष्ट हो जाएंगी। वो कोशिकाएं एक नई दहलीज की ओर बढ़ रही थीं, एक धीमी, कठिन प्रक्रिया जिसमें दक्ष ने अपने दांत भींचकर साहस से सामना किया। उसका कंकाल मजबूत हो चुका था, लेकिन दिमाग, धुंध, माया और भ्रम उसके सामने प्रकट हुए। उसकी चेतना सपनों की परतों में खिंचती चली गई। उसने भिन्न भिन्न दुनिया देखी, एक जीवन जहां वो मरा नहीं था, दूसरा जहां पृथ्वी पर जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स कभी नहीं आए, और एक तीसरी जिसमें सिर्फ राख और मलबा था। हर बार आंख झपकाते ही वह एक नई पहचान में, नई दुनिया में पहुंच जाता। धीरे धीरे वह इन भ्रमों से बाहर निकलना सीख गया, असल और झूठ के बीच अंतर पहचानने लगा। चाहे माया कितनी भी सुखद क्यों ना हो, वह खुद को याद दिलाता, यह भ्रम है। हर बार जब वह किसी सपनीली दुनिया से बाहर आया, उसका सिर दर्द कम हुआ और चारों ओर की इंद्रधनुषी धुंध भी घटती गई। उसकी आत्मा और सोल स्पेस उस धुंध को अवशोषित करते रहे और साथ में उनका विस्तार होता गया। अंततः जब वह सारा दर्द समाप्त हो गया, दक्ष ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में इंद्रधनुषी रोशनी जल रही थी, जैसे रात के अंधेरे में आतिशबाजी, जैसे समंदर की लहरों पर जलती हुई अग्नि। समंदर और आकाश की सुंदरता भी उसके सामने फीकी लग रही थी। दक्ष की आंखों में चारों रथुओं के रंग ऐसे घुल मिल गए थे जैसे कोई इंद्रधनुष बह रहा हो, इतनी मोहक कि जो भी देखता मोहित हो जाता। उसकी आंखें दुनिया के सबसे सुंदर रत्नों जैसी थीं। उनके सामने बाकी सब फीका लग रहा था। वह एक गुफा खोजकर अंदर चला गया था ताकि जीन फ्रैगमेंट्स को शांतिपूर्वक आत्मसात कर सके। कुछ समय बाद जब वह बाहर निकला तो देखा कि झिलमिल मछली भून रही थी। उसकी आहट सुनकर झिलमिल ने उसकी ओर देखा, पर उसकी आंखें ठहर गईं। अब दक्ष पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो चुका था। कई डिजास्टर ग्रेड कोर्स को खपाने के बाद उसके जीन्स ने अपना सर्वश्रेष्ठ रूप प्राप्त कर लिया था। वह अब एक सामान्य मानव नहीं रहा था। यह विकास केवल शरीर में नहीं, आत्मा और चेतना में भी था। जहां तारामंडल सम्राट और हर्षवर्धन सेन फेंगे ने अपने शरीर में चीते की गति, शेर की शक्ति और हाथी की ताकत को जबरन जोड़ा था, वह सब केवल बाहरी औजार थे, तलवार या भाले की तरह। यह कोई वास्तविक इवोल्यूशन नहीं था। वास्तविक इवोल्यूशन तो वह था जो अंदर से, जड़ों से जन्म ले। जैसे ट्रांजिस्टर छोटे होते गए और मोबाइल और कंप्यूटर तेज, हल्के और सस्ते हुए। कोई स्मार्टफोन में टीवी का स्क्रीन और 10 किलो की बैटरी जोड़ दे तो वह विकास नहीं, बर्बादी है। दक्ष का यह नया रूप शरीर और आत्मा दोनों को निखार रहा था। उसकी मांसपेशियां और भी घनी हो चुकी थीं, चेहरा यूनानी मूर्तियों जैसा सुंदर था, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण उसकी आंखों में था।
ऐसी गहराई और शांति जो आत्मा तक को छू जाए। दक्ष जानता था कि डिजास्टर जीन फ्रैगमेंट्स को आत्मसात करने के बाद शरीर में बदलाव आएंगे, पर इतने गहरे यह उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि झिलमिल भी अब उससे आकर्षित हो रही थी। झिलमिल के हाथ से मछली जमीन पर गिर गई, जैसे धरती और आकाश ने रंग खो दिए हों। दक्ष ही एकमात्र रंग था इस दुनिया में। उसकी आंखों की रोशनी, शरद की पहली धूप, वसंत की हल्की हवा मन को मंत्रमुग्ध कर रही थी। सूरज, चांद और तारे तक उसके सामने फीके लग रहे थे। दक्ष ने आगे बढ़कर झिलमिल की आंखों के सामने हाथ हिलाया। अरे, ठीक हो तुम? झिलमिल की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक कोने से लार टपक रही थी। दक्ष ने 2 कदम और आगे बढ़ाए। तभी आसमान के परिंदे गिरने लगे। समुद्र की मछलियां खुद किनारे पर आकर पूंछ हिलाने लगीं, मानो कह रही हों, हमें खा लो। दक्ष ने सिर पकड़ लिया। अब यह नई मुसीबत है। उसने अभी अभी मिस्ट मेल्ड क्लैम के डिजास्टर जीन फ्रैगमेंट्स को आत्मसात किया था, और इसमें समय लगता है कि नई ताकत को ठीक से नियंत्रित किया जा सके। इस क्लैम की खासियत थी इसकी जबरदस्त मानसिक शक्ति, जो असीम आकर्षण के रूप में बाहर आती थी। शुक्र है कि यह असर कुछ समय बाद अपने आप गायब हो जाएगा। यह उसका तीसरा डिजास्टर जीन फ्रैगमेंट था, और ताकत में फिर से बड़ा उछाल आया था। पहले की तुलना में इवोल्यूशन इतना गहरा नहीं था, पर समग्र शक्ति में बड़ा सुधार हुआ था।